बहुत समय पहले की बात है। मगध के एक छोटे से गांव चंदनपुर में माधव नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी देवकी और 8 साल की बेटी गुड़िया के साथ रहता था। वो अपने खेतों में जी तोड़ मेहनत करता था। सुबह सूरज निकलने से पहले खेत पहुंचता और चांद निकलने के बाद घर लौटता। लेकिन किस्मत ऐसी कि लगातार सूखे के कारण उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि उनके घर में कई बार चूल्हा तक नहीं जलता था। पूरे परिवार को अक्सर भूखे पेट ही सोना पड़ता था। एक दिन सुबह सुबह गांव की पगडंडी पर एक फल बेचने वाला अपनी टोकरी लेकर आया। फल ले लो, फल ताजे और मीठे रसीले फल ले लो। मगध के मशहूर आम और बागों के ताजे फल ले लो। फल वाले की आवाज सुनकर नन्ही गुड़िया दौड़ती हुई बाहर आई और जिद करने लगी। पिताजी, ओ पिताजी, देखिए कितने सुंदर और पीले आम हैं। मेरा आम खाने का बहुत मन कर रहा है। आप मुझे एक आम लाकर दो ना प्लीज। इतना सुनना था कि देवकी रसोई से भागती हुई आई और गुड़िया को बुरा भला बोलने लगी। अरे रुक, बड़ी आई राजकुमारी आम खाने वाली। यहाँ खुद के पेट की आग बुझाने के लाले पड़े हुए हैं, दाने दाने को तरस रहे हैं और तुझे आम की सूझ रही है। कभी घर के हालात भी देख लिया कर, या बस अपनी जिद पूरी करवानी है। अरे भाग्यवान, मासूम बच्ची पर इतना गुस्सा क्यों? बच्चों के साथ ऐसा सुलूक नहीं करते। मेरी प्यारी गुड़िया, इधर आओ बेटा। बस थोड़ा सा समय रुक जाओ। जैसे ही फसल अच्छी होगी और हालात ठीक होंगे, तुम जो मांगोगी मैं सब दिलाऊंगा। अजी, अगर ऐसे ही वादे करते रहे तो एक दिन हम सब भूख से दम तोड़ देंगे। आप कुछ ठोस कदम क्यों नहीं उठाते? भाग्यवान, मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ, पर ये बेरहम आसमान बरसने का नाम ही नहीं ले रहा। पूरी खेती राख हो चुकी है। समझ नहीं आता क्या करूं। आप अपने पुराने दोस्त बलवीर से काम के बारे में क्यों नहीं पूछते? सुना है वो आजकल कुछ नया काम कर रहा है। तुम ठीक कहती हो। मैं आज ही बलवीर के पास जाकर मदद मांगता हूँ। इतना कहकर माधव अपने दोस्त बलवीर के घर की ओर चल पड़ा। माधव बलवीर के घर पहुंचा और उसे आवाज दी। बलवीर भाई, ओ बलवीर भाई, घर पर हो क्या? अरे आओ माधव भाई, आज रास्ता भूल गए क्या? कैसे आना हुआ? क्या बताऊं बलवीर भाई, दिन बहुत भारी चल रहे हैं। 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही। बारिश ना होने से खेत बंजर हो गए हैं। कुछ रास्ता दिखाओ भाई। हाँ माधव, हालात तो सबके खराब हैं, पर मेरे पास एक तरकीब है। हमारे खेतों के पास जो पुराने जमींदार साहब का बाग है, वहां एक कुआं बरसों से सूखा और वीरान पड़ा है। क्यों ना तुम, मैं और हमारा दोस्त केशव मिलकर उस कुएं को थोड़ा और गहरा खोदें? शायद नीचे से पानी निकल आए और हमारी प्यासी जमीन को जीवन मिल जाए। विचार तो उत्तम है भाई। चलो पहले जमींदार साहब से आज्ञा ले लेते हैं। दोनों जमींदार के पास पहुंचे। अरे अरे माधव और बलविंदर, आज दोनों मेरे घर पर। बताओ कैसे आना हुआ? सब कुशल मंगल तो है ना? जमींदार जी, सूखे के कारण हमारी फसलें मर रही हैं। क्या हम आपके पुराने कुएं को सिंचाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ सेठ जी, बारिश ना होने के कारण हमारी फसलें नाम मात्रा ही हो पा रही हैं, जिससे हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है और घर पर 2 वक्त का खाना भी नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं माधव, वो कुआं तो बेकार पड़ा है। तुम लोग बेझिझक उसका उपयोग करो। बस तुम्हें उसकी थोड़ी खुदाई और सफाई करनी पड़ेगी। ठीक है, वो सब हम कर लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी समस्या को समाप्त कर दिया। तीनों दोस्त माधव, बलवीर और केशव कुएं के पास पहुंचे। भाई, ये कुआं तो बहुत गहरा और डरावना लग रहा है। वर्षों से किसी ने इसमें कदम नहीं रखा। हिम्मत मत हारो भाई। अगर हम तीनों मिलकर श्रम करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। किसी ने सच ही कहा है कि एकता में ही बल होता है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। अभी काम करना शुरू करते हैं। आधा दिन निकल चुका है, घर भी जाना है, फिर कल से खेतों का काम भी तो शुरू करना होगा। तीनों ने खुदाई शुरू की। अभी कुछ ही खुदाई हुई थी कि तभी बलवीर की कुदाल किसी धातु की चीज से टकराई। अरे ये कैसे आवाज थी? यहाँ पे क्या है? वहाँ कोई बॉम्ब वगैरह तो नहीं है बलविंदर भाई? कहीं हम लोग हमेशा के लिए यहीं रह जाएं। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। हे भगवान! कैसे बात कर रहे हो भाई? बम गांव में कौन ही रखेगा, वो भी यहाँ कुएं के अंदर। बलविंदर भाई, तुम देखो क्या है वहाँ। मिट्टी हटाने पर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां सोने के सिक्कों से लबालब भरा एक तांबे का घड़ा निकला। वे उसे बाहर ले आए।
अरे वाह, इतने सारे सोने के सिक्के! अब तो हम मगध के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। मेरी तो किस्मत ही चमक गई। रुको बलवीर भाई, ये कुआं जमींदार जी का है। उन्होंने हम पर भरोसा करके हमें यहाँ काम करने दिया। हमारा धर्म कहता है कि ये खजाना हम उन्हें सौंप दें। लेकिन बलवीर और केशव के मन में पाप आ चुका था। वे माधव की बात नहीं माने। मजबूरी में माधव को उनकी बात माननी पड़ी। वे उस घड़े को बोरी में छिपाकर शहर की ओर निकल पड़े। रास्ते में बलवीर का मन लालच से भर गया। उसने सोचा, अगर ये सारा सोना सिर्फ मेरा हो जाए तो क्या बात होगी। मुझे इन दोनों के साथ बांटना नहीं पड़ेगा। शाम होते होते वे शहर के पास पहुंचे। दोस्तों, रात होने वाली है। शहर अभी भी थोड़ा दूर है। कहीं रुकने का ठिकाना ढूंढते हैं। तभी उन्हें सामने एक छोटी सी झोपड़ी दिखी। वहां से भोजन की सौंधी खुशबू आ रही थी। वे वहां गए। कोई है क्या घर पे? माई, क्या हम परदेसियों को एक रात की शरण मिलेगी? अंदर से एक बूढ़ी काकी बाहर आईं। हाँ बेटा, क्यों नहीं, आ जाओ अंदर। मुसाफिरों को मना करना पाप है। काकी बहुत करीब थी, पर उसका दिल बड़ा था। उसने उन्हें सादा भोजन कराया। माँ, ये हमारी मेहनत की कमाई है। इसे आप अपनी अलमारी में संभाल कर रख दीजिए, सुबह हम ले लेंगे। काकी ने वो घड़ा रसोई में एक पुरानी संदूक के पीछे छपा दिया, लेकिन बलवीर ने अंधेरे में छिप कर देख लिया कि घड़ा कहाँ रखा गया है। रात को जब माधव और केशव गहरी नींद में सो गए, तब बलवीर चुपके से उठा, रसोई से घड़ा चुराया और दबे पांव वहां से फरार हो गया। सुबह हुई। बेटा उठो, सूरज निकल आया है। ओह, बहुत गहरी नींद आ गई थी। माई, वो हमारी पोटली दे दो, हमें शहर के लिए निकलना है। काकी रसोई में गई, पर वहाँ घड़ा नहीं था। वो घबरा गई। बेटा, वो घड़ा तो वहाँ नहीं है। रात को मैंने यहीं रखा था। तभी उन्हें एहसास हुआ कि बलवीर गायब है। माधव भाई, मुझे लगता है ये बुढ़िया झूठ बोल रही है। इसने और बलवीर ने मिलकर हमें लूट लिया है। ये सब इसकी चाल है। नहीं बेटा, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मैंने तो तुम्हें आश्रय दिया। मैं तुम पर हाथ क्यों साफ करूंगी। चलो, इसका फैसला तो अब शहर के कोतवाल और राजा ही करेंगे। वे तीनों महाराज चंद्रसेन के दरबार में पहुंचे। महाराज, इस बुढ़िया ने हमारी जमा पूंजी हड़प ली है। महाराज, मैं निर्दोष हूँ। मुझे तो लगता है इनका वो तीसरा दोस्त ही चोर है। धीरज रखो, फैसला कल सुबह दरबार में होगा। अगली सुबह दरबार लगा। महाराज ने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया था कि महाराज एक प्रतियोगिता रख रहे हैं। जो भी व्यक्ति राजमहल के गुप्त खजाने के पास सबसे पहले पहुंचेगा, उसे इनाम में 2000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। ये खबर सुनकर बलबीर अपने आप को रोक नहीं पाया। मेरे पास एक घड़ा तो है ही। अगर 2000 सिक्के और मिल जाएं, तो मैं राजा से भी अमीर हो जाऊंगा। वो वेश बदलकर प्रतियोगिता में शामिल होने दरबार पहुंच गया। तभी महाराज ने उसे पहचान लिया। सैनिकों, पकड़ लो इस व्यक्ति को। यही वो चोर है जिसने अपने मित्रों के साथ विश्वासघात किया। चोर पकड़ा गया। बलबीर के पास से सोने का घड़ा बरामद हुआ। महाराज ने बलबीर को काल कोठरी में डाल दिया। माई, हमें माफ कर दीजिए। हमने आप पर झूठा शक किया और आपको दुखी किया। माधव ने अपने हिस्से से कुछ स्वर्ण मुद्राएं काकी को भेंट की। महाराज उनकी ईमानदारी और काकी की सज्जनता से प्रसन्न हुए। इस तरह राजा की बुद्धिमत्ता से चोर को सजा मिली और माधव का परिवार भी अब गरीबी के चंगुल से आजाद हो गया।